इस इलेक्शन से 24 के इलेक्शन के ऊपर कोई खास हम फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे। भाजपा को हराने के लिए ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाना, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज उठाना जोर से। जब हम दिल्ली के अखबारों में देखते हैं या दिल्ली के टीवी पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गुजरात जीत के मोदी साहब ने पाकिस्तान पर फतह कर ली हो। गुजरात की जीत को मोदी जी ने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, उनकी अपनी जीत है। अगर आप 25 साल से जीत रहे हैं और 26वें साल में भी जीत गए तो कौन सा तीर मार लिया आपने। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया के हालात को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए कुछ जानकार लोगों से मुलाकात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरह से हालात बदल रहे हैं। और खबरों की गहराई को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया हमें आपको कुछ नहीं बता रहा, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ गहराई से जानकारी मिले। अभी हाल ही में कुछ अहम इलेक्शन हुए हैं, जिसमें खासतौर पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन है, दिल्ली की एमसीडी के इलेक्शन है और कुछ बाई पोल्स हैं, जिसमें बीजेपी को गुजरात में तो कामयाबी मिली है, लेकिन बहुत जगहों पर नाकामी मिली है, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत। इस सब के बाद 2024 इलेक्शन में क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ हो सकता है, इसके क्या मानी है, यह समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब जॉन दयाल साहब, जो आधी सेंचुरी यानी 50 साल से ज्यादा जर्नलिज्म को करते हुए हो गए और एक क्रिश्चियन लीडर के तौर पर भी आपको जाना जाता है, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। बहुत पूरे मुल्क में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, चीजों को समझते हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि आप इन इलेक्शन के रिजल्ट्स को ओवरऑल अगर कुछ असेसमेंट के तौर पर जानने की कोशिश की जाए तो आप इसे कैसे देखते हैं? शुक्रिया आपके इस इम्पोर्टेंट फोरम पे मेरे को बुलाने के लिए। और आप ठीक ही कह रहे हैं, आजकल गोदी मीडिया का कार्टलाइजेशन हो चुका है। सिर्फ गोदी मीडिया, एक मीडिया या दो मीडिया या तीन मीडिया नहीं है। मिस्टर अदानी का एक मीडिया है, मिस्टर अंबानी का एक मीडिया है, बाकी साहूकारों के मीडिया है और सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी को हम कार्टलाइजेशन करते हैं, यानी कि जब एक कोई दाम किसी चीज़ का फिक्स करता है तो बाकी भी वही दाम अपनी अपनी जगह फिक्स कर देते हैं। अगर एक कहता है कि इसकी तारीफ करनी है, उसको नीचे दिखाना है, तीसरे को गाली देनी है, चौथे को एक तरीके से चिन्हित करना है, तो सारे के सारे उसी तरह ट्रेंड जानवरों की तरह, ट्रेंड हंटिंग डॉग्स की तरह उसी तरह एक्ट करते हैं। ये बड़ी बात है। मैं कल रात को ही तमिलनाडु से वापस आया हूँ और इमीडिएटली साफ है कि किस तरह खासकर नॉर्थ इंडियन मीडिया और बाकी मीडिया जो अभी भी कुछ फ्री हैं, किस तरीके से देखते हैं। अगर आप, जब हम दिल्ली के अखबारों में देखते हैं या दिल्ली के टीवी पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गुजरात जीत के मोदी साहब ने पाकिस्तान पे फतह कर ली हो या दुनिया का नेता चुन लिए गए हो। कोई भी उनकी टोटल बुरी हार जो हिमाचल में हुई है उसको नहीं जिक्र करना मांगता। उनकी हार जो दिल्ली की म्यूनसिपैलिटी में हुई है, म्यूनसिपैलिटी तो है मगर इस म्यूनसिपैलिटी के पास इतना पैसा है जो छोटे मोटे प्रांतों के पास नहीं होता। तो ये हार कोई खास बुरी हार नहीं है, ये काफी चोर की हार है। और वो भी उसके हाथ, जिसको हम इन्हीं की बी टीम कहते हैं, जो इन्हीं के गाने गाता है, उन्हीं की अफवाहों को जोड़ देता है, उसके हाथों भी हार खा गए। तो यहाँ पर देखना है कि गुजरात की जीत को आप कैसे कहते हैं। गुजरात की जीत के दो तरीके हैं उसको देखने के, और दोनों तरीकों से मोदी साहब की इज्जत के ऊपर कोई ज्यादा बढ़ाव नहीं मिलता। पहली बात को ऊपर से आप देखें तो वहां पर वो लोग रिलीज हुए थे जो कि बलात्कार के जो दोषी थे, और सिंपल बलात्कार नहीं,
गैंग रेप विद मर्डर, और उन्हीं में से एक को, उसके रिश्तेदार को टिकट दिया और जिताया। इससे आप पूरी दुनिया को क्या दिखाना मांगते हैं कि हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों को टोटली क्रश कर दिया, हमने कोई एकदम महायुद्ध जीत लिया, हमने कोई पूरा हिस्टोरिकल कल्चरल युद्ध जीत के हिस्ट्री का रुख बदल दिया? क्या बताना मांगते हैं? वहां पे पुल टूटा, कितने लोग मरे, हताश हुए, कितने लोग डूब के मर गए, छोटे बच्चे, बड़े आदमी, माँ बाप ज्यादातर अपने बच्चों को दिखाने लाए थे, वो मर गए। और वहां पर भाजपा की जीत हुई। क्या सबक मिल रहा है? कुछ भी हो जाए, कोई इनका जो इलेक्शन मशीनरी है, जो जगरनॉट है, जो हाथी है, वो रौंदता चला जाएगा, देखेगा नहीं किसी को। जहां पर इनका गढ़ है, गुजरात में 25 साल से रूल कर रहे हैं ये, और सन 1 के बाद तो मोदी जी कर रहे हैं। सन 2 में इन्होंने जो किया, इनका वीजा बंद हो गया था अमेरिका जाने के लिए, वो तो जब प्रधानमंत्री बने तो प्रोटोकॉल में वीजा खुला। तो वहां पर लगातार जीतते जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर्स को एकदम दरकरार कर देते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर्स को, कैबिनेट का 100% चेस खत्म कर देते हैं, एक भी मुसलमान नहीं रखते हैं, औरतों की संख्या हिंदुस्तान में सबसे कम कर देते हैं, और तब भी जीतते हैं कि हम जीत रहे हैं, एक आदमी जीत रहा है। गुजरात की जीत को मोदी जी ने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, उनकी अपनी जीत है। अगर आप 25 साल से जीत रहे हैं और 26वें साल में भी जीत गए, तो कौन सा तीर मार लिया आपने? इस इलेक्शन से 24 के इलेक्शन के ऊपर कोई खास हम फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिमाचल की जीत एक छोटे से कस्बे की जीत है। उससे बड़ा तो मैंने कहा था दिल्ली की म्यूनसिपैलिटी है, जहां पे भी मोदी हारे, वैसे दोनों जगह हारे, उससे आप क्या कह सकते हैं। बाकी जो बाई इलेक्शन थे वहां पर भी हारे। मगर अगली जीत के लिए, सन 24 के लिए, ज्यादा चीजें हमको देखनी है। सबसे बड़ी जो चीज देखनी है, जिससे गुजरात का भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, गुजरात में आखिर के घंटे में हर पोलिंग बूथ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने वोट दिए। अगर वो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भी वोट देते तो उस स्पीड से नहीं दे पाते। तो क्या मतलब है इसका? इतने छोटे टाइम में आप उन्हीं मशीनों पर इतने सारे लोग वोट दे रहे हो, इसका क्या अर्थ है? ये वो मार्जिन का क्या अर्थ हो जाता है? तो सबसे बड़ा जो 24 के लिए एक डंका है हम लोगों के सामने, वो है इलेक्शन प्रोसेसेस क्या रहेंगे, इलेक्शन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल होगा। आप जानते हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड जजेस की एक कमिटी है, उन्होंने रिसर्च की थी पिछले 2 साल। उस रिसर्च में मैं भी इन्वॉल्व था, और उन्होंने बताया कि कोई नहीं मुंह से कह सकता कि ईवीएम को हम टोटली सेफ रख सकते हैं। यह भी कोई नहीं कह सकता कि ईवीएम को हम तोड़ देंगे, हैक कर देंगे, ये भी नहीं कह सकता। मगर ये कोई नहीं कह सकता कि ईवीएम हैकेबल नहीं है, या फिर ईवीएम के होते हुए भी और जो दूसरे प्रोसेसेस हैं वो नहीं है। मैं भी वोट देने गया था, देखिए मेरी उंगली पे भी निशान है। मैं जहां पे वोट देने गया, वहां पे जो स्लिप आनी चाहिए नहीं आई। अगर आप स्लिप नहीं लेंगे, कैसे हम कोऑपरेट करेंगे कि यहाँ का नतीजा और जो हमने बटन दबाया था एक ही है? अगर आप कहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम कुछ गिने चुने पोलिंग बूथ पे चेक टेस्ट करेंगे, और बाकी पे क्या होगा भैया? कितने गिने चुने पे आप करेंगे? आप 9% पे, 10% पे, 50% पे? कोई सो तो होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं हम सिर्फ 10% पोलिंग बूथ के ऊपर हम पर्ची वाला चेक करेंगे और बाकी पे नहीं करेंगे, तो अभी भी, और 24 के लिए खासकर, इलेक्शन प्रोसेस हमारे शक की निगाह में है। उसमें सबसे बड़ा शक की निगाह है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर। उनके बाद में बाकी जो आते हैं, प्रांतों में कैसा होता है, पुलिस का क्या नजरिया होता है, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स किस तरीके से धांधेबाजी रोकते हैं या नहीं रोकते हैं, वो सब आते हैं इसके ऊपर। तो पहला जो हमारा खतरे की घंटी है, इलेक्शन प्रोसेस अभी भी शक की घेरे में है, वो अभी पार नहीं हुआ। दूसरा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है शायद, या उतना ही इंपॉर्टेंट आ जाता है कि क्या ऑपोजिशन में यूनिटी है, क्या ऑपोजिशन हर जगह
टक्कर दे पाएगा मोदी जी को? क्या ऑपोजिशन की अपनी कमजोरियां हैं? तो सबसे बड़ी, अभी हालांकि राहुल गांधी की यात्रा से बहुत कांग्रेस की हौसला अफजाई हो रही है, और राहुल की खुद की इमेज, अब उसको कोई पप्पू नहीं कहता है, उसकी आवाज में दम है, लोग उसके पीछे आ रहे हैं, कोई उनको ला नहीं रहा है। मगर उसको क्या कांग्रेस पार्टी खुद इस्तेमाल कर पाएगी? क्या उसकी इलेक्शन मशीनरी, जो फाइटिंग मशीनरी उसकी है, वो अचानक खड़ी कर पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी हर पोलिंग बूथ के ऊपर अपना एक नुमाइंदा रख पाएगी, जो भाजपा के नुमाइंदे पे कड़ी निगाह रखे, जो इलेक्शन ऑफिसर है उसके ऊपर कड़ी निगाह रखे कि क्या धांधेबाजी हो रही है, और उसको अगर हो रही है तो हल्ला मचाए? कांग्रेस पार्टी इतनी टूट चुकी है, इतनी कमजोर हो चुकी है, इतना कम पैसा रह गया उसके पास। और सब जानते हैं कि ऑपोजिशन के पास अगर 15% मिल रहा है तो 85% पैसा, ऑफिशियल पैसा, भी भाजपा को ही जा रहा है, अनऑफिशियल तो जाएगा ही जाएगा। तो जब कांग्रेस पार्टी हर बूथ के ऊपर भाजपा को चैलेंज नहीं कर पाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज हैं, जो कांग्रेस से पैदा हुई हैं, वो निगाह रखती हैं कि अपने प्रांत में तो अपने आप को कैसे जिंदा रखना है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनको भाजपा से भी लड़ना पड़ेगा और कांग्रेस से भी लड़ना पड़ता है। तो हर जगह ट्रायंगुलर फाइट में उनकी कोशिश ये रहती है कि हम जीते और बाकी लोग हारे। और तब भी अगर पार्लियामेंट की सीट आ जाती है तो थोड़ी सी नरमी भाजपा के प्रति दिखाते हैं, क्योंकि सेंटर के पास, मैं जिसके ऊपर तीसरी बात के पास आऊंगा, सेंटर के पास पावर है कि उनके बीवी बच्चों को पकड़ लेगा, उनके रिश्तेदारों के ऊपर ईडी कर देगा, उनकी पार्टी के ऊपर हर सोर्स को फंडिंग बंद कर देगा, उनके दोस्तों को ईडी या एफसीआरए या कोई ना कोई कानून लगा के तंग करेगा। तो जो छोटे प्रांतों के लोग हैं, जो कांग्रेस से टूट के आए थे या और कोई पार्टी के थे, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, नॉर्थ ईस्ट के हैं, ये क्या करेंगे? ये इनका, और इन प्रांतों में कैसे वोट होगा? मेरे को खुद अभी भी शक है कि शायद ज्यादातर में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भाजपा को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। शायद बंगाल में हो जाए, शायद तेलंगाना में हो जाए, बाकी जगह तमिलनाडु को छोड़ के जो कि टोटल ऑपोजिशन में है, और केरला को छोड़ के जो टोटल ऑपोजिशन में है, क्या व्यवहार रहेगा कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस का क्या हाल है, खुलेआम लड़ाई हो रही है, खुलेआम एक दूसरे को ट्रेटर कह रहे हैं, एक दूसरे को टेररिस्ट कह रहे हैं। क्या इलेक्शन के दिन, हालांकि अभी पायलट ने कहा है कि हम इलेक्शन के दिन एक होंगे, इलेक्शन के बाद हम लड़ेंगे, इलेक्शन से पहले आपस में लड़ेंगे, मगर इलेक्शन के दिन हम कांग्रेस ही होकर वोट देंगे, उन्होंने कहा तो है। मगर आज भी आप देखते हैं कि किस तरीके से जहाँ पार्टियां कमजोर होती हैं, भाजपा उनका फायदा उठाता है। इसके ऊपर बात आती है फिर आपके ऊपर, आपका क्या रवैया रहेगा? सारे लोग कहते हैं कि आप भाजपा की बी टीम है। क्या वाकई बी टीम है? क्या पंजाब का इलेक्शन या दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन या गुजरात में थोड़ी सी सीट आना, ये आपकी बढ़ोतरी दिखा रहा है? आप आज नेशनल पार्टी बन गई है ये 4 स्टेट्स में वोट लाने के लिए, मगर क्या वो वाकई नेशनल पार्टी है? नेशनल पार्टी का क्या अर्थ हो जाता है, और नेशनल पार्टी मेन रूलिंग पार्टी के खिलाफ किस तरीके से उठ पाती है, उसके ऊपर नेशनल पार्टी देखी जाती है। और उस मामले में अगर देखी जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो गिरा हुआ, उसके बाद अगर कोई एक नेशनल पार्टी है, चाहे गंदी है, थकी हुई है, हारी हुई है, तो कांग्रेस ही है। आपका क्या रवैया रहेगा उस दिन कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज कुछ भी जो चीज होती है मोदी जी करते हैं, चाहे वो राम यात्रा हो या पद यात्रा हो या कोई धार्मिक बात हो या कन्वर्शन के ऊपर कोई बात हो, उसमें केजरीवाल साहब की हामी रहती है। अखिलेतों को मेरा ख्याल है केजरीवाल साहब के ऊपर शक है, प्रोग्रेसिव लोगों को शक है, क्योंकि केजरीवाल साहब का जो बुनियाद है, आप जानते हैं, गरीबों के लिए जो रिजर्वेशन था, दलितों के लिए जो रिजर्वेशन था, ट्राइबल्स के लिए जो रिजर्वेशन था, उसको इन्होंने अपोज किया था, ये कह के कि मेरिटोक्रेसी का राज होना चाहिए, जो मेरिट के ऊपर आना चाहिए। ये भूल गए थे
कि दलित वाला बाकी दलित बच्चों के साथ कम्पीट करता है, ब्राह्मणों के बच्चों के साथ कम्पीट नहीं करता है, ट्राइबल के साथ कम्पीट करता है। और जो ट्राइबल जीतता है, जो ट्राइबल अव्वल नंबर पर आता है, वो उस कौम का सबसे ज़हीन आदमी होता है। वो आप अपने मुकाबले में कर रहे हैं, आप शहरों के लोग हैं, आप बड़े बड़े स्कूलों से पढ़े हैं, आप 25 ट्यूटर रख सकते हैं, आप 1 किलो दूध रोज पीते हैं। जहाँ पे आपके घर में बिजली है, जिसके बच्चे के घर में बिजली नहीं है, विटामिन नहीं है, ट्यूटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मोबाइल भी नहीं है, एजुकेशन उसके अगर वो 60% भी ले आ रहा है तो आपके 120% हो जाते हैं, वो माना जाए तो ये जो इनका जो पार्टी थी वहां से उभर के आई है और अब भाजपा से compete कर रही है। इनका क्या रहेगा मुद्दा वहां पर कहना मुश्किल है। आज तक इनकी जो जीतें हुई हैं ज्यादातर कांग्रेस के खिलाफ हुई हैं, जहां पे भाजपा के सामने लड़े म्यूनसिपैलिटी को छोड़कर, वहां पर ये कहीं के नहीं रहे हैं। तो ऑपोजिशन में आपका वेट या आपकी वेटेज किस हद तक रहेगी कहना बड़ा मुश्किल है। क्या हम लोग हताश हो जाएं? क्या मोदी जी इनविंसिबल है? नहीं, मोदी जी की भी एक शेल्फ लाइफ है, भाजपा के करंट फेज की भी एक शेल्फ लाइफ है, हिंदुत्व का भी एक शेल्फ लाइफ है। सुप्रीम कोर्ट में केस पे केस इनके वकील किए जा रहे हैं अकलियतों के खिलाफ, एंटी कन्वर्शन के खिलाफ, कॉमन सिविल कोड लाने के लिए केसेस कर रहे हैं उपाध्याय साहब और बाकी सब लोग। मगर आप देख रहे हैं कि उनके खिलाफ अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी एक का दुक्का जज आवाजें उठाना शुरू कर रहे हैं। तो इनके जो मैं कह रहा था, हिंदुत्व की भी एक शेल्फ लाइफ है। जो अभी हिंदुत्व में बहके हुए हैं, जो इस्लामोफोबिया में हैं, जो क्रिस्टोफोबिया में हैं, जो हर मुसलमान को गौरी समझते हैं, बाबर समझते हैं, वो जानते नहीं कि कहाँ पे उनके पहले, बाबर के आने के पहले बहुत ज्यादा तादाद में दक्षिण भारत में और जगह मुसलमान थे, ट्रेडिंग से आए थे। इस्लाम यहाँ पे हजरत मोहम्मद, इनको बरकत दे ईश्वर, उनके जन्म के कुछ सालों बाद, उनके मरने से पहले भी आप कह सकते हो, हिंदुस्तान में मुसलमान हो चुका था, केरला में आ चुका था, पूरे वेस्टर्न कोस्ट में इक्का दुक्का चौका पहुंचा, तादाद कम ज्यादा थी मगर थी। तो ये जो हेट्रेड का जो दौर है, इसकी भी शेल्फ लाइफ है। ये हम नहीं कहेंगे कि 10 साल और चलेगा, 20 साल और चलेगा, शायद 2 साल भी और ना चल पाए, क्योंकि ये इसकी पीकिंग हो चुकी है। इसकी पीक 14 में हुई थी, उसके बाद 19 में उस पीक से कम पीक हुई उसकी, क्योंकि आपने एक बड़ी गाड़ी ले दी, आपने टारगेट कर दिया, उसके बाद अब क्या और टारगेट करेंगे आप? और क्या टारगेट करेंगे? जब आपने हजरत मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत की तो आप नतीजा देखते हैं क्या हुआ। पूरी दुनिया में तो कोई लोग अब डर के मारे चोर की तरह अपने बिल में बैठे हुए हैं। बड़े बड़े जो कहते थे कि ये फला फला देश हमारा दोस्त है, उन्होंने भी डांटा कि क्या बकवास हो रही है ये। तो जैसे मैं कह रहा था कि इस्लामोफोबिया का भी एक शेल्फ लाइफ है हिंदुस्तान में, ज्यादा नहीं चल पाएगा, और वो नहीं चल पाएगा तो हिंदुत्व जो इस तरीके से कह रहे हैं नहीं चल पाएगा। सेक्युलर हिंदू में हिम्मत आएगी, वो भी आएगा। शायद हो सकता है मोदी साहब फिर सरकार बना ले, मगर ये कह के सरकार बनाएंगे कि हम ये कांग्रेस मुक्त सरकार है, कांग्रेस मुक्त देश है, ये सोशलिस्ट मुक्त देश है, ये कम्युनिस्ट मुक्त देश है, ये मुसलमान मुक्त देश है, ये ईसाई मुक्त देश है, वो तो वहम में मत रहिए आप। ये तो मैं अभी भी कह सकता हूँ, उस वहम में आप मत रहिए। बहुत ही आपने पूरे उसके रीजंस भी बताए, और आपने ये भी बताया कि जो प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस है, वो शक के घेरे में है। कांग्रेस क्या भारत जोड़ो यात्रा से मिली हुई ताकत को ठीक से इस्तेमाल कर पाएगी? क्या अपोजिशन पार्टियां मिलकर के कोई बीजेपी के खिलाफ स्ट्रेटेजी बना पाएंगी? और आपने ये भी बताया कि ये नफरत और हिंदुत्व की भी एक शेल्फ लाइफ है। तो इस बीच में जो एक उम्मीद की बात आप कह रहे हैं, और उम्मीद बहरहाल
बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस लाइन पर सोच रहे हैं कि अभी पिछले दिनों तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो 3 लोग उन्होंने गिरफ्तार किए थे, उन्होंने बताया कि 10 राज्यों की हुकूमतें हम गिरा चुके, 4 के और गिराना चाहते हैं। तो इस तरह से बीजेपी अपनी सरकारें बहरहाल बनाती रही है मुख्तलिफ राज्यों में। ऐसी हालत में जबकि आपने जो ईवीएम वाली बात उठाई वो अपनी जगह, इसलिए यकीन आता है उस बात पर कि उत्तर प्रदेश जो पिछले 3 स्टेट्स के रिजल्ट आए थे इलेक्शन के, उसमें उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे थे जहां बाहर बोर्ड लगाया हुआ था कि बीजेपी के लोगों की एंट्री नहीं है, लेकिन वहां भी बीजेपी जीती थी। इसलिए उस प्रोसेस के शक को तकवीयत मिलती है, वो मजबूत होता है। अब आप पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से बिहेव करें, सोशल एक्टिविस्ट किस तरह से, सिविल सोसाइटी किस तरह से करे ताकि नफरत कम हो सके और रियलिज्म की बुनियाद पर लोग सियासी पार्टियों को नाप तोल सकें, उसके लिए क्या हो सकता है? नहीं, पहले मैंने जैसे आपको बताया कम्युनिस्ट पार्टी को भी लेके, क्योंकि केरला में कम्युनिस्ट पार्टी को अगर कोई चैलेंज करता है और हराता है तो कांग्रेस हराती है। मुसलमानों के वोट पर, ईसाइयों के वोट पर, ट्राइबल्स के वोट पर, दलितों के वोट पर और बाकी एजुकेटेड लोगों के वोट पर, और उसी तरीके से कांग्रेस हारती भी है। तो जो मेन फोर्सेस हैं जो भाजपा को तगड़ी हार दे सकते थे अगर सब ये कोएफिशिएंट ऑफ यूनिटी अगर ठीक होता, वो अभी भी कुछ हद तक अपने प्रांत में कांग्रेस को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। हालांकि भाजपा खड़ा हुआ है सामने, तीर कमान बंदूक गैंगस्टर्स लेके, मगर कांग्रेस को ही अपना एक तरीके से मेन ऑपोजिशन मांगते हैं। जहां पे कांग्रेस की लॉन्ग टर्म संगत है जैसे डीएमके के साथ, वहां पर तो सेफ है। मगर क्या टीएमसी पूरी हद तक कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? क्या तेलंगाना में भी, जो कि भाजपा के बड़े सख्त विरोधी हैं, जब वोटिंग का दिन आता है वो क्या सोचेंगे? क्योंकि वो कांग्रेस से ही पैदा हुए हैं, कांग्रेस के ही तेलंगाना का एजिटेशन में कांग्रेस की वजह से ही तेलंगाना बना। वो क्या करेंगे? आंध्रा में अगर वो भी कांग्रेस के थे, उनके पिता कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, अब वो अपने आप को कांग्रेस का दुश्मन मानते हैं। क्या ऐसी जगहों पर किसी हद पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर संगत हो पाएगी? क्योंकि अगर वोट बढ़ता रहा, अभी हमने देख लिया गुजरात में भी, और उसी बात पे आपकी मैंने बात की थी, वहां पर भी आप वोट स्पॉइलर रहा कांग्रेस का, भाजपा का वोट नहीं काटा उसने काटा कांग्रेस का वोट। और अगर वो नहीं होता तो वो टोटल आप देख लीजिएगा, ये तो साफ बात है। तो किस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आज से शुरुआत करते हुए, या कहिए जनवरी से शुरुआत करते हुए, ऑपोजिशन पार्टीज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती हैं भाजपा को हराने के लिए, जिसमें सबसे जरूरी है ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाना, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज उठाना, जोर से कोर्ट कचहरी जाना, पार्लियामेंट में हल्ला मचाना, इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देना, जो भी हो सके वो करिए आप। अब किस तरीके से एक इलेक्शन कमिश्नर अभी जो भर्ती हुआ, कैसे हुआ? हाँ, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली और फौरन उसको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, 5 साल उसको और मिल गए। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पिछले 9 साल में आप कह सकते हो उसका हुलिया बदल दिया है, पहचान में नहीं आ रही है कि ये इलेक्शन कमीशन है, किसी को नहीं पहचान में आ रही है। इलेक्शन कमिश्नर जवाबदेही नहीं करना मांगता, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना मांगता, मोदी जी की तरह हो गया वो तरीके से, और जो करता भी है कभी कभार तो एक डिसमिसिव कर देता है। मेरा ख्याल है कि जिसकी अब डिमांड हो रही है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को भी एक तरीका हो इनको अपॉइंट करने का, जिसमें चीफ जस्टिस का हाथ हो, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हाथ हो, जिसमें रूलिंग पार्टी का हाथ हो, और जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज का या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का भी हाथ हो। तभी आप कुछ कह सकते हो कि कुछ हद तक आदमी पैनल में से चुने जाएंगे या महिलाएं जिनके ऊपर लोग विश्वास करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास 2024 के इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है।
ये बहुत ही अहम बात की है आपने। और ये कि अच्छा, जो जो जिस तरह से एनजीओज बहुत सी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने की खबरें आती रही हैं, बहुत लोग हैं जो कांग्रेसी ना होते हुए भी उसको काफी खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही वेलकमिंग अंदाज में रिसीव कर रहे हैं कांग्रेस की इस यात्रा को। उन सबको आप इस मौके पर क्या कहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? कांग्रेस के बाहर भी रहते हुए वो क्या कर सकते हैं? मैं खुद कांग्रेसी नहीं हूं, तो मैं अपने आप को उनकी उनकी आवाज बता सकता हूं आपको। जी जी। जिस तरीके से लोग सपोर्ट में आए हैं, वो उस बात पे आए हैं कि वो जानते हैं कि राहुल गांधी इसको कांग्रेस की यात्रा नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस में दम आएगा है, मगर उनके हाथ में कांग्रेस का झंडा नहीं है, हाथ में तिरंगा है। और हम लोग सब जिस तरीके से पिछले 9 साल में घबराए हुए हैं, और मैं 9 साल यूं कहता हूं घड़ी घड़ी, क्योंकि 2013 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा उन्होंने कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उसी दिन से जहर उगलना शुरू कर दिया था। तो जहर की बुनियाद तो 13 में है, उसका वो इब्तिदा तो सन 13 में है। तो इन 9 सालों में हौसला थोड़ा सा पस्त हो चुका था, और उसमें राहुल गांधी ने एक तरीके से एक पॉलिटिकल यात्रा शुरू की, ग्रासरूट्स की यात्रा शुरू की, जिसमें वो अपनी बकौली नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा नहीं कह रहे हैं, अपनी माँ को बड़ा नहीं कह रहे हैं, वो रूट्स पे जा रहे हैं। बाकी वो महात्मा गांधी की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, छत की बात करते हैं। वहां पे वो करते हैं कि दलित को अछूत ना कहा जाए, वो करते हैं कि ट्राइबल की जमीन ना छीनी जाए। ये हर पार्टी का, जो नॉन बीजेपी पार्टीज है, उनका भी मुद्दा है। इन सारे मुद्दों को एनजीओ का भी यही मुद्दा है। तो एनजीओ चाहे वोटिंग हो, ए पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल एनजीओ हो, इकोनॉमिक एनजीओ हो, वो इस यात्रा में कुछ ना कुछ अपनापन देख पा रहे हैं, अपने मुद्दे देख पा रहे हैं, और उस हद तक उनके साथ चल रहे हैं वो। और क्योंकि वो चल रहे हैं, जो यूथ ए पॉलिटिकल है, जो यूथ कांग्रेस को अभी भी किसी ना किसी वजह से गाली देता है, वो भी एक आ रहा है कि इतने एनजीओ आ रहे हैं साथ में। ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस इसको इनिशिएट किया है अपने दौर में, अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने प्रांत में। अगर हम इसके साथ चलते हैं तो हम उन मुद्दों के साथ चल रहे हैं जो राहुल गांधी बात कर रहा है, नौकरी की, भुखमरी की, जंगल और पानी की, उन चीजों के साथ, मौसम की, उन चीजों के साथ हम जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि इतनी तादाद में सोशलिस्ट एनजीओज, सेमी कम्युनिस्ट एनजीओज, ए पॉलिटिकल एनजीओज, ईसाई और मुसलमान लीडरशिप वाली एनजीओज, ये सब कुछ ना कुछ हद तक इनके साथ चलने को सिर्फ राजी नहीं है, उत्सुक भी है। ये बहुत ही अहम बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जॉन दयाल साहब, आपने वो बातें जो खास तौर पर इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन वोटिंग मशीन, उनके बारे में बहुत लोगों को वो शक है, और जिस तरह से आपने बात रखी है वो बहुत ही अहम है। खास तौर पर इलेक्शन कमीशन पर में जो तकर्रुरी होती है, अपॉइंटमेंट होता है, उसमें प्रेसिडेंट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, और वो इस तरह का रुख हो, इस तरह की पहचान हो जिस पर पूरे देश के लोग भरोसा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि देश बेहतरी की तरफ जाएगा। और आपने जैसे कहा कि नफरत की भी शेल्फ लाइफ है, वो जल्दी से जल्दी कम हो, खत्म हो, उसी से देश के लिए भलाई का कोई रास्ता निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।